अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, फोर्स एंड मोशन का तैयार पब्लिशर की बुक से लेक्चर को और आप डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताना है कि ये जो मंडे आ रहा है तो इस मंडे से हमारा हॉलीडे रेसलिंग ग्रेड की जो बुक है वॉल्यूम एडिशन 5 है और वॉल्यूम 1 वो हम स्टडी करना शुरू करते हैं। सारे जो एमसीक्यूज है उसका जो आपको सोल्यूशन वो प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ में, और एमसीक्यूज का पूरा जो एक एक ऑप्शन है ना वो आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए गलत है तो गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर बी गलत है तो गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर सी अगर ठीक है तो ठीक क्यों है। यानी कि क्यों का जवाब हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे। लेक्चर वो क्लास के अंदर डिस्कशन भी होगी और पीडीएफ में आपको वो क्यों का जवाब भी मिल जाएगा। तो आपके पास इस तरह नोट्स भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि हॉलीडे रेसलिंग ग्रेड के जो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम खुद बना रही हैं कहीं से, मतलब बना बनाया हमें या कोई बुक वगैरह से नहीं है। तो ये हम खुद ही बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम बुकलेट की फॉर्म में इसको पब्लिश भी करवाने का इरादा है। इसी तरह जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उनके भी इसी तरह के जो ना वो जो प्रीवियसली आस्क्ड इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं उनके भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं स्लोली स्लोली। तो वो आपसे शेयर भी किए जाते हैं। जैसे कोई सोल्यूशन हम बनाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको भी हम बुकलेट के फॉर्म में पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब हम कोई तैयारी करते हैं तो हमें इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत होती है जो कि अवेलेबल नहीं होता। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमारा यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे सवाल किया जाता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो होता है जिसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब होती है? जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जो अर्थ है, जमीन, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? सर रिपीट करें सर। सर, क्योंकि अर्थ जो मूव कर रही होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। जो यूनिफॉर्म और वेलोसिटी से मूव करे या रेस्ट में होती है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है? अर्थ तो रोटेट कर रही है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। रोटेट अपने एक्सिस के गिर्द कर रही है और सर्कुलर मोशन अराउंड द सन कर रही है। तो क्या सर्कुलर मोशन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो जाती है, बताएं? सर ये यूनिफॉर्म नहीं होगी। हाँ जी, तो फिर आपकी बात सर तो फरीला सर और आपकी बात तो गलत सर होगी। हम सर हम इसलिए हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं क्योंकि जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो उसको रेफरेंस पॉइंट ऑफ लेते हैं। क्योंकि हमारी निस्बत वो रेस्ट होती है, वैसे तो वो मोशन में होती है लेकिन हमारी निस्बत वो रेस्ट होती है, इसलिए हम उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। नहीं, अर्थ की वजह से हम नशे फ्रेम में आते हैं। अगर अर्थ के नशे फ्रेम में नहीं है फिर हम भी नशे फ्रेम में नहीं रह जाएंगे। तो हमारे जो रेफरेंस है वो अर्थ है, हम खुद नहीं है। आज हमने सही आंसर दिया है। आज हमने सही आंसर दिया है कि जो एक्सेलरेशन है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पैदा होता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है, क्योंकि अर्थ की दो मोशन है, एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेटरी मोशन। दोनों वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। और जहां तक मुझे याद है उसकी वैल्यू होती है 0. आई थिंक तो 03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, शायद कंफर्म कर लीजिएगा। तो इतनी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आसिम आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू मैथ के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 0 ही हुई ना। तो क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो जाहिर है कि जब वैल्यू स्मॉल है तो हमारे पास ये एडवांटेज आ जाता है फिजिक्स में कि हम उस चीज को इग्नोर कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देती हैं। हाँ जी, सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है? यही मुझे याद है, दूसरी मुझे याद नहीं है। तो आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में रिमाइंडर दे दीजिएगा तो आपको सर जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। या ठीक।
सर ये आपने जो छोटी वैल्यू जो लिखी है, जो ये अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से है या ऑर्बिटल? कोई आपसे बता रहा हूं ना कि ये तो सर्कुलर मोशन की शायद यही वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, तो डिस्कशन ग्रुप में रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो फिर मैं आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दूंगा, तो उसका फिर नोट में ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में फिर आप वैल्यू के साथ जब आप आंसर देंगे तो आपका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो स्मॉल वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो चूंकि फिर इसको हमने कह दिया कि ये जीरो एक्सेलेरेशन है, इन रियलिटी तो जीरो नहीं है लेकिन है जीरो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कहते हैं कि हवा वैसे तो मौजूद होती है, लेकिन हम कहते हैं कि हवा का जो रेजिस्टिव इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इन थ्रिल मशीन राइड्स एट अम्यूजमेंट पार्क्स देयर मे बी एन एक्सेलेरेशन ऑफ 3 ग्राम और मोर विदाउट हैंड रेस्ट। दिस लार्ज एक्सेलेरेशन may cause serious neck injury due to the inertial frame inertial effect। inertial effect हमारे क्या होते हैं? इनर्शियल इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए डेंजरस क्यों हो सकती है? नाउ इनर्शिया क्या होता है कि वो रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को। अगर आप रेस्ट पे होती हैं तो वो आपको बोलेगा कि तुमने रेस्ट पे रहना है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि तुमने मूव करना है। तो जब ब्रेक लगती है गाड़ी को तो रुक जाती है क्योंकि हम उसको फोर्स अप्लाई कर देती हैं, लेकिन जो इंसान है वो क्या करता है, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन मौजूद होता है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपने सीट बेल्ट बांध नहीं है कि अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी तो रुक जाती है, क्योंकि वो जाहिर है कि वो मशीन है, वो किसी सहारे के साथ किसी दबाव से टकराती है, वो रुक जाती है। लेकिन आपके पास जो लॉ ऑफ मोशन मौजूद होता है वो तो नहीं रुकेगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा। तो वो फिर क्या करती है, आप आगे की तरफ मूव करते चले जाती हैं, गाड़ी का शीशा तोड़े हैं, वहां पर कुछ आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर आप जमीन पर रगड़ खाते हुए चलते चले जाती हैं। जब तक आपके पास एनर्जी मौजूद है जो मोशन की वजह से आई थी, यानी कि जो एनर्जी ऑफ मोशन की वजह से आपके पास आया था, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप क्या करते रहेंगे, सड़क पर रगड़ खाते रहेंगे। सड़क के पास फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन का काम है रोकना, वो रोकेगी। और आपके पास जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो कहेगा कि तुमने मूव करना है, इसलिए आप मूव करते हैं और फिर सड़क आपको रोकती है। तो जाहिर है कि जब सड़क के ऊपर वो मतलब काफी ऊपर वो होती हैं, गुबार होती हैं, रफ सरफेस होती है, वो आपका जो स्किन होती है, हड्डियां होती हैं, उनको तोड़ देती है, क्योंकि वो तो आपको रोक रही होती है और जो आपके नस मोशन वो आपको आगे ले जा रहा होता है, जिस वजह से आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप एक स्मूथ सरफेस पर फॉल करें जहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो जीरो है या बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो आप बड़े ही लंबा चला जाएंगे। अगर तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है ना, तो आप कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम रुकते तभी हैं जब हम पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं। जब हमें रोकने वाली फोर्स नहीं होगी तो फिर हमें मूव करवाने के लिए भी फोर्स की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें मूव क्यों करवाना पड़ता है? इसलिए मूव करवाना पड़ता है क्योंकि हमें वो जो रेजिस्टिव फोर्स है वहां पर मौजूद होती हैं। अब ये ब्लॉक है ना जो जमीन पे पड़ा हुआ है, इसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स क्यों? अच्छा चले मैं आपको सवाल पूछ लेता हूँ जवाब देने से पहले, कि ये एक जमीन है पे पड़ा हुआ है और अचानक से जमीन की जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाती है, तो क्या ये मूव करेगा? ऑटोमेटिकली आपने एक्सटर्नल फोर्सेस पर एक्ट नहीं की, जस्ट क्या हुआ, ये जमीन पे पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से क्या होगी, सारी फ्रिक्शन खत्म होगी, फ्रिक्शन जीरो होगी। तो क्या ये ब्लॉक जो पहले रेस्ट पे था और आपने इस पर फोर्स भी नहीं लगाई, तो क्या ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा? नो सर, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी इनर्शिया की वजह से।
स्पीड कह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन उसके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मौजूद है, वो मूव नहीं करेगा। नीला भी कह रहा है मूव नहीं करेगा। दानिया कह रहा है कि मूव करेगा, टेंजेंट टू द अर्थ। टेंजेंट तो दानियल तब आता है जब आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, उसमें जो उस वक्त उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो नहीं रही, बॉडी तो वैसे ही रेस्ट पे है। सर अगर वो अर्थ पर पड़ा है और अर्थ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और एक एकदम रुक नहीं, जाए सर्कुलर अर्थ, मोशन तो वो तो हमारे वो जो रिस्पेक्ट बॉडी से तो ऊपर जीरो पड़ी ही होगी होगा। तो वो सर्कुलर मोशन हमारे रिस्पेक्ट से तो जीरो ही ना, हमें तो फील भी नहीं होती सर्कुलर मोशन को, अर्थ को मोशन कर भी रही है या नहीं कर रही, इसलिए। तो देखिए इसका आंसर है बॉडी मूव करेगी। क्यों? क्योंकि पहले ने क्या हुआ था, आप कंफ्यूज हो रही हैं, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, कि आप कह रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसके पास मौजूद है, तो वो बोलेगा कि तुमने मूव नहीं करना, बात आपकी ठीक है, वो बोलेगा कि तुमने मूव नहीं करना, लेकिन चूंकि जिस सरफेस पर ये पड़ा हुआ है, अब इस सरफेस के जो पहले सरफेस से पकड़ के रखा हुआ था ना, सपोर्ट कर रहा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, लेकिन क्योंकि ये जब इसकी फ्रिक्शन खत्म हो गई, तो जब फ्रिक्शन इसकी खत्म हो गई, तो फिर इसको पकड़ने वाला कोई नहीं रह गया, तो फिर ये क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। हम आपने पढ़ा भी है ना कि हम जमीन पे क्यों चलती हैं, इसलिए तो चलती हैं क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शन मौजूद है। अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोई फोर्स ना भी लगाएं, आप मूव करना शुरू कर देंगे। कि अगर आप इसका एक्सपीरियंस आप खुद भी देख सकती हैं, वैसे तो यहाँ पर हवा भी मौजूद है, उसका भी रेजिस्टिव इफेक्ट मौजूद होगा, और 100% जो है वो आपकी जो फ्रिक्शन है वो खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ना इसको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कर सकती हैं कि जहाँ पर फिसलन वाली जगह होती है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो चुकी होती है, तो वहां पर अगर आपको कोई फोर्स ना भी ना लगाए, आपने मूव करना शुरू कर देना है। तो यानी कि अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाती है तो फिर आप बॉडी ने ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देना है। क्लियर है ये पॉइंट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको जी रोकेगा तो सर, सही अपने हिसाब सर हम से, ये लेकिन चूंकि फ्रिक्शन की फोर्स वो जो उसको पहले मदद मिल रही थी वो अब खत्म हो गई है, तो जब खत्म हो जाएगी तो गो के इनर्शिया ऑफ रेस्ट चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं, बॉडी को रेस्ट पे रखूं, लेकिन अब उसकी मजबूरी है मूव करना, क्योंकि उसको पकड़ कर रखने वाला कोई फोर्स रह नहीं गई, इसलिए वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। ये सारी बातें थी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। तो इनर्शिया फ्रेम की ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि इनर्शिया फ्रेम की वजह, इनर्शियल इफेक्ट की वजह से हमें इंजरीज होती हैं। नॉन इनर्शिया फ्रेम क्या होता है सर हम ये कि सर हम ये ऐसे कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ जो रेस्ट है उससे इनर्शिया ऑफ मोशन है वो ग्रेटर है, इस वजह से और वो ग्रेटर अफेक्ट लगा रहा है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है, तो उसका इनर्शिया रेस्ट तो खत्म हो जाएगा। इनर्शिया रेस्ट तभी था जब उसके पास फ्रिक्शन थी, तो जब फ्रिक्शन खत्म हो गई तो वो फिर उसके पास इनर्शिया रेस्ट को खत्म हो गया। जब आप मूव करती हैं तब आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होता, बल्कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। और इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत होती है। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक्सेलरेट नॉन इनर्शिया फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। If either magnitude and direction of velocity are changing, then frame of reference is said to be non-inertial. यहाँ पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते। अब फोर्स होना, अब ये बात याद रखिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया फ्रेम में वो रहेगा, नॉन इनर्शियल में वो नहीं रहेगा। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ये डेफिनेशन है। तो ये अब ये देखिए जो न्यूटन का पहला लॉ है वो क्या करता है, वो हमें क्वालिटेटिवली डेफिनेशन दे रहा है फोर्स की, अब ये हमें क्वांटिटेटिवली डेफिनेशन दे रहा है। हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं यहाँ से। गिव द डेफिनेशन ऑफ मास
Direction of acceleration is always along the direction of force. No force is needed to continue motion of the object. Force is only needed to change the motion velocity of the object. वो कह रहा है कि मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है. फोर्स इज नीडेड टू चेंज द मोशन. मोशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स की जरूरत होती है. अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं तो जब आप 5 मूव तक मूव करते रहेंगे तो आपको कोई फोर्स की जरूरत आपको नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप स्मूथली जा रही हैं. जब तक आपके पास एनर्जी मौजूद रहेगी आप मूव करते रहेंगे. जब एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी तो फिर आपको रुक जाएंगे. यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. तो इसलिए जब आपने मोशन की चेंज करना है ना मोशन को, तो मोशन 2 तरीकों से चेंज हो सकती है. सर 3 इनर्शिया का डिफरेंस बताएं. देखिए पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी कि जब आप बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है. दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर आपने बॉडी को मूव करवाना है तो तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है. और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर आपने की बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो बॉडी रेजिस्ट करती है, क्योंकि फोर्स आप तभी लगाती है जब आपको रेजिस्टेंस मिलती है. अगर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो फोर्स आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कि हम सारी फोर्स रेजिस्टेंस तो लगाती हैं क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के हमें सामना करना पड़ता है. हम रेजिस्टेंस की दुनिया में रहती हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम खत्म नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जब आपने बॉडी को मूव करवाना तो आपको फोर्स की जरूरत चाहिए. तो बॉडी के अगर आपने स्पीड को चेंज करना है आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस ऑफर होगी. अगर आपने डायरेक्शन को चेंज करना तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है, या डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है. दानियाल, ऑटोमेटिक डायरेक्शन तो चेंज नहीं ना होता, आपको फोर्स लगानी पड़ती है. फोर्स इज अप्लाइड टू द वेलोसिटी, टू फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी. स्पीड और तो जब मतलब वो कह रहा है कि आप इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाते हैं कि पार्टी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो तब क्या होगी? आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम. अगर आप एंटी पैरेलल लगा दें, यानी कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दें, तो स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी. अगर डायरेक्शन जब आपने चेंज करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स का परपेंडिकुलर होना जरूरी है. या आप ये कह सकती हैं कि किसी न किसी एंगल पर आपने क्या करना है? फोर्स लगानी है. तो वो अगर आप पैरेलल रखेंगे या एंटी पैरेलल रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो तब आपको वो डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं होगी. अगर आपने डायरेक्शन लगानी है तो 0 डिग्री और 180 के अलावा किसी और एंगल पे आप वो फोर्स को लगाएं तो तब उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकती हैं. लेकिन जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, देखिए पहले 2 केसेस में क्या हुआ था? स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, डायरेक्शन सेम. जब आप 90 डिग्री पर आए तो तब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी. और यही वजह है कि जो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती, क्योंकि वो क्या करती है? वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है. देखिए डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में ना उसकी फजीला, इस पे 1 डायमेंशनल में वो रहेगा, 2 डायमेंशन में तो चेंज है ना, वो नहीं ना जाएगा. इसलिए वो कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि जब एक बॉडी मूव कर रही है तो आप उसको रोकते ही हैं, तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन वो तो वही रहती है या चेंज हो जाती है फजीला. अगर वो ईस्ट की तरह मूव कर रहा है तो ईस्ट की तरह मूव करते आप बॉडी को रोकें तो क्या वो उसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाएगी या साउथ की तरफ हो जाएगी? नहीं ना, वो ईस्ट ही की तरफ रहेगा. ईस्ट की तरफ ही वो मूव करेगा, लेकिन उसकी स्पीड वो कम होती चली जाएगी. ठीक है. तो चूंकि सेंटीपिटल फोर्स हमारी क्या होती है? वो परपेंडिकुलर फोर्स होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है. तो यही वजह है कि वो क्या करती है कि वो स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकती. क्लियर है? लेकिन अगर आप किसी और एंगल पर लगाती हैं, मतलब
3 एंगल अभी तक हमने पढ़ लिया ना। हाँ जी, ब्रेक से इसकी एग्जांपल, ब्रेक्स भी आप जाहिर है कि आप चूंकि हम मॉडर्न दुनिया में रहती हैं तो हम ब्रेक्स ही अप्लाई करके लोग वो रोकती हैं। पुराने जमाने में क्या होते थे, वो तांगे होते थे, गधा गाड़ी वगैरह होते थे, तो तब आप उसको वो हाथों से वो रोकते थे। वो जो होती थी रस्सियां वगैरह होती थी उसको खींचते थे, वो तब रोकते थे। इस तरह अगर कोई मतलब है वो पत्थर वगैरह मूव कर रहा है, इस तरह की वो पहले तो मतलब है फिजिकली हम रोकते थे, तो क्योंकि अब हम मशीनों की दुनिया में रहती हैं तो अब हम ब्रेक्स की जहर है उसकी मदद से हम रोकेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 90 डिग्री, ये 3 ही एंगल हम मोस्टली हम पढ़ती हैं। तो 0, 90 और 180 के अलावा कोई एंगल हो तो तब आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, दोनों चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको आप करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, इसका आज मैंने लेक्चर भेजा था, 3 इसके वो पार्ट्स थे, तो आई थिंक तो आपने किसी ने वॉच नहीं किया, तो मैं न्यूटन के थर्ड लॉ को यहाँ पर ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछ सकती हैं, क्योंकि जब आपको कोई काम दिया जाता है ना करने को, अब वो काम आप करें भी ना और फिर आपसे बोले कि आप दोबारा हमें समझा दें, तो वो फिर गैर मुनासिब बात होती है। ठीक है, throwing a package from a boat causes the boat to move backward, न्यूटन का थर्ड लॉ। आपका एमसीक्यू आ सकता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का पहले लॉ ने हमें क्या बताया, फोर्स क्वालिटेटिवली। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें क्या बताया, क्वांटिटेटिवली फोर्स। तीसरा लॉ भी हमें बताता है कि फोर्स हमेशा पेस की फॉर्म में रहती हैं, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। फोर्सेस हमेशा क्या रहना है, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। और आप जानते हैं कि पेयर सेम नेचर का होता है, ऑपोजिट नेचर का पेयर नहीं बनता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही बनेगा, रिएक्शन फोर्स का पेयर वो नॉर्मल फोर्स का पेयर नॉर्मल फोर्स ही होता है। तो ये सारी कुछ आप लेक्चर को देख लीजिएगा तो वो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम पेयर किस तरह बनाती हैं। क्योंकि पैकेज को आपने फॉरवर्ड मूव फेंका है ना मरियम, तो उस करेक्शन में बैकवर्ड आप जाएंगे, तो चूंकि आप वो बैठे हुए कश्ती पर, तो उसका इफेक्ट वो कश्ती पर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि आपने जो साथ थे वो उसको फॉरवर्ड फेंके हैं, तो वो फिर जाहिर है कि आपको वो बैकवर्ड उसका वो रिएक्शन जाएगा। तो चूंकि आप बोर्ड के ऊपर बैठे हैं तो इसलिए वो बैकवर्ड चला जाएगा। जाहिर है इतना बैकवर्ड तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि जितना को आपने फेंकना है उस हिसाब से आपने बैकवर्ड जाना है। तो मे भी अगर वो बहुत हैवी बोट है तो फिर तो आपको फर्क भी नहीं पड़ना। आज ये वॉकिंग भी आप कह सकते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ की एग्जांपल है कि आप जमीन को पीछे धकेलती हैं और जमीन आपको आगे धकेलती है। स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि पानी को आप पीछे धकेलती हैं और पानी आपको आगे धकेलता है। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मेरा ये सवाल है कि क्योंकि फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी न्यूटन के थर्ड लॉ के केस में? ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रजीला भी 0 कह रही है, यासिन भी 0 कह रहा है, पी ने भी 0 बोला, दानियाल ने भी 0 बोला है। बाकी भी बताएं। सेम बॉडी पर नहीं तो नेट फोर्स 0 कैसे होगी? मरियम और विकास ने सही आंसर दिया है कि यहाँ पर फोर्स 0 नहीं होती, क्योंकि फोर्स 0 तब होती है जब आप सेम बॉडी पर वो फोर्स लगाते हैं, तब वो फोर्स 0 होती है। जब फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पर लगती हैं, इस पर एफ लग रही है, तो जो एफ प्राइम है वो दूसरी बॉडी पर लग रहा है, तो इस वजह से तो जाहिर है कि क्योंकि इस पर एफ प्राइम एक्ट नहीं किया, इस पर एफ एक्ट नहीं किया, दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर नेट कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर नेट 0 होता तो फिर तो आप मूव ही ना कर पाते। अभी आपने बोला कि स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, तो स्विमिंग में आप क्या रुक जाती हैं, आप मूव करते रहती हैं। इसी तरह जब यहाँ पर दे लें कि यहाँ पर मोशन हो रही है
वाकई की एग्जाम्पल इस फिर आपने यहाँ पर मोशन हो रही है, तो जब नेट फोर्स 0 हो गई तो फिर तो बॉडी को रुक जाना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? न्यूटन के थर्ड जी लॉ सर, में क्लियर हो नेट गया। फोर्स 0 नहीं होती, क्योंकि दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। नेट आपका तब 0 होता है जब आप सेम बॉडी पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्ट करें, तब नेट 0 होता है। अदरवाइज वो नेट 0 नहीं होगा। अभी मैंने एक वर्ड बोला है कि जब नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में आपने पढ़ा था कि नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाती है इन केस ऑफ टर्मिनल स्पीड, कि जब आप बहुत हाइट से वो मतलब छलांग मारती हैं, तो फिर आपका टर्मिनल स्पीड आ जाती है। तो टर्मिनल स्पीड क्या होती है? वो मैक्सिमम स्पीड जिससे आपने मूव करना है। तो अब वो आपके जो नेट फोर्स वो आपके 0 हो जाती है। तो क्योंकि अब आपकी जो स्पीड है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो नेट फोर्स अब 0 हो जाती है। तो इसलिए जो स्पीड आपने अटेन, तो जब हम टर्मिनल स्पीड को अटेन कर लेते हैं, तो तब हमारी जो फर्दर स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारी स्पीड तभी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है जब फोर्स एक्ट करे, यानी कि नेट फोर्स एक्ट करे। तो चूंकि टर्मिनल स्पीड में नेट फोर्स 0 हो जाती है, तो इसलिए जितनी बार स्पीड आपने अटेन कर ली है उससे ज्यादा स्पीड आपकी आप नहीं हो सकती। अगर आपने 35 मीटर पर सेकंड स्पीड अटेन कर ली है, उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, जाहिर है। तो नेट फोर्स आपकी 0 होगी, क्योंकि सेम बॉडी पर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर आप फॉल कर रही हैं नीचे, तो आप पर ही रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी और आप ही पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। आप पर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी क्योंकि आप नीचे फॉल कर रही हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो आप ही पर एक्ट करेगी बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि सेम बॉडी पर फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन, तो लिहाजा नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फिर आप बताएं कि फिर बॉडी मूव कैसे करेगी, क्यों कर रही है मूव? नेट फोर्स तो 0 होगी, जो कॉज है मूव करवाने वाला वो तो खत्म हो गया, मतलब 0 हो गया, फिर भी बॉडी मूव करती रहती है। ऐसा क्यों होता है, बताएं। यही बात आपसे प्रोजेक्टाइल के केस में पूछी जाती है कि आप कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है, एक्स मोशन और वाई मोशन। एक्स मोशन के अलोंग तो फोर्स है ही नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया कि वहां पर ये रेजिस्टेंस 0 है। तो फिर बॉडी एक्स मोशन कैसे परफॉर्म करती है? ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है और एक वर्ड इसका आंसर है। तो बताएं साहब। सर इनर्शिया। सर इनर्शिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जी सर। हाँ जी, ठीक आंसर दिया है। क्योंकि जब बॉडी ठीक। मूव कर रही थी तो उसके पास इनर्शिया मौजूद था। इनर्शिया उस वक्त मौजूद था तो नेट को 0 हो गई, तो इनर्शिया तो खत्म नहीं ना होगा। तो इसलिए वो क्या करेगा? वो नीचे फॉल उसी वेलोसिटी से करता रहेगा। क्लियर है? जी सर। सर एक और सवाल सर, जहाँ पर आपने दो फोर्सेस लिखी हैं और आपने फरमाया है कि दो फोर्सेस अलग बॉडी पर एक्ट करेंगी, तो हम फिर इन्हें एक्शन रिएक्शन कैसे कहेंगे सर? हाँ जी, एक्शन एक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, सेम बॉडी पर एक्शन रिएक्शन ही होते हैं। सर फिर वो बराबर कैसे होंगे, मतलब कि अ, अब एक फोर्स लग रही है किसी दीवार पर, दूसरी फोर्स किसी और जगह पर लग रही है, तो ये नहीं आ रहा है समझ सर। क्या आप थप्पड़ मारते हैं? ये ना एक लतीफा भी है। तो जो आपने जी क्वेश्चन सर। अभी पूछा है उसको काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? अभी तो मैंने कोई नहीं पूछा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ सभी को। देखिए, आपने किसी बंदे को थप्पड़ मारा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में या डेमो में, आपसे पूछा जाता है कि
प्रोजेक्टाइल के पास दो मोशन होती हैं, एक्स मोशन और वाई मोशन। वाई मोशन तो हमें पता है कि वहां पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन जो एक्स मोशन वहां पर तो फोर्स जीरो है, क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस को जीरो बोल दी है, वहां पर तो फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ तो वहां पर फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो फिर वो बॉडी एक्स मोशन के लॉन्ग परफॉर्म कैसे करेगी? तो वो उसका आंसर है ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि जब आपने बॉडी को एट अ सर्टेन एंगल फेंका इस तरह, शुरू में आपने बॉडी को क्या किया, टू डायमेंशनल मोशन उसको दे दी, तो उसका जो एक्स जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। जैसे अभी मैंने बताया कि क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई है, तो जो स्पीड उसकी आ गई है, उस स्पीड से वो क्या करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर जाहिर है कि वो उसके पास मोशन है, वाई मोशन और एक्स मोशन। तो वाई मोशन चेंज होती रहती है, लेकिन जो एक्स मोशन है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन वो बात की बातें हैं सारी, वो फिर डिटेल में हम चले जाएंगे, तो अभी वो उसका मतलब डिटेल में हमने जाना नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि आप कहते हैं कि फोर्स बॉडी को मूव करवाती है, जाहिर है फोर्स से बॉडी को मूव करवाती है, फोर्स से बॉडी को रोकती है। अगर फोर्स ना हो तो हम बॉडी को मूव भी नहीं करवा सकते, बॉडी को रोक भी नहीं सकते। तो एक्स एक्सेस के अलोंग तो फोर्स जीरो है, तो फिर बॉडी एक्स एक्सेस के अलोंग मूव कैसे कर रही है? तो उसका आंसर है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि शुरू में आपने टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी को थ्रो किया है, शुरू में आपने एक्स मोशन भी दे दी है और वाई मोशन भी दे दी है। तो जो कि शुरू में जो उसको इनर्शिया मिली किया लॉन्ग एक्स एक्सिस, उसी को लेकर वो फिर क्या करेगी, अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगी। क्लियर है फजीला? आप अब लेक्चर का टाइम एंड होने वाला है, तो जूम की अब नई पॉलिसी आई है कि 6 मिनट तक जब एक मीटिंग एंड हो जाए तो दूसरी मीटिंग 5 मिनट के अंदर आप से पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। पहले तो ये होता था फौरन मीटिंग स्टार्ट हो आप कर सकते थे, अब उन्हें थोड़ा सा ना टाइम क्या है वो डिले कर दिया ताकि उनके जो पेड वर्जन है वो सारे परचेज कर लें। तो अब आपकी 5 मिनट के बाद क्लास होगी, क्योंकि लास्ट में चल रहा है सेशन का, किसी वक्त भी जो क्लास है वो एंड हो सकती है, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कैसे करते हैं। ये जो आपकी कंफ्यूजन है वो हम आपको अभी दूर कर देते हैं, ठीक है?